हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भव्यम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम आपके सीयूईटी में जो जनरल टेस्ट का पेपर आता है उससे पॉलिटी सब्जेक्ट्स के टोटल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो, आपका सीयूईटी का एग्जाम जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले लैंग्वेज का सेक्शन है, फिर डोमेन स्पेसिफिक है और थर्ड सेक्शन हमारा जनरल टेस्ट का है। और जनरल टेस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी वेटेज सेम है, जिसमें से एक पॉलिटी सब्जेक्ट भी है। तो पॉलिटी सब्जेक्ट्स में टोटल कितने 40 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए जीटी के लिए। तो इनके बारे में तो हम एक डिटेल्ड वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और आज हम इससे ही संबंधित 25 ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही ज्यादा, जिनके हाईली चांसेस हैं कि वो आपके सीयूटी के जीटी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और जो ये डिटेल वीडियोस है ये आपको कहाँ मिलेंगी? तो ये आपको मिलेंगी हमारे भव्यम क्लासेस दिल्ली के मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो आप उसको इंस्टॉल कर लो और बढ़िया तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर दो। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम अपने टोटल 25 जो टॉप 25 एमसीक्यूज है जनरल टेस्ट पॉलिटी के, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां से हमारा पहला प्रश्न है, भाई इट्स बेटर पिंक मार्कर से यूज करते हैं, कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? भाई सबसे पहली बात, आप लोग जानते हो कि जो हमारा देश का संविधान है, संविधान क्या होता है? ये एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें सारे ही कानून और नियमों का वर्णन होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है उसको चलाया जाता है। क्या होता है भाई? ये पहली बात, ये क्या होता है? ये लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है जी। अब दूसरी बात, आप लोगों को ये भी पता है कि हमारे भारत का संविधान किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। ये बात भी आप लोग जानते हैं। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें से कुछ ब्रिटिश प्रशासन के थे, जहां पे ब्रिटिशों का सीधा सीधा शासन था। ठीक है। कुछ कहां से थे? कुछ केंद्र शासित प्रदेशों से थे और कुछ देशी रियासतों से थी। ठीक है। टोटल मिलाकर के संख्या कितनी थी? 389। अब संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे हुआ? भाई जो जितनी भी रियासत थी, प्रांत थी, उनको क्या किया गया? निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया और 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट दी गई। ये बात भी ध्यान रखना, क्या किया गया? 10 लाख की जनसंख्या पर कितनी? एक सीट दी गई। और इस प्रकार संविधान सभा के अंदर चाहे मुस्लिम हो, एंग्लो इंडियन हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक धर्म को बराबर प्रतिनिधित्व भी मिला। इसके अलावा बात करूं तो भाई अनुसूचित जाति यानी एससी की लगभग 26 सीटें आरक्षित थी। एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की कितनी थी? 33 थी। और लेडीज की कितनी थी? तो भाई लेडीज की 15 सीटें आरक्षित थी। ठीक है। जब इसी के बारे में तुम डिटेल में पढ़ोगे, कब? जब तुम मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, वहां पे आपको मेरा जो चैप्टर है, कौन सा? संविधान निर्माण प्रक्रिया, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको डिटेल में मिलेगा वहां पे। तो आप जानोगे संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भाई सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। एंड कौन सब बातें डिटेल में। अभी प्रश्न क्या है कि जो भारत का संविधान है, इसका निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? क्या 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, या फिर 2 वर्ष 7 महीने 23 दिन लगे, या फिर 3 वर्ष 4 महीने 14 दिन लगे, या 3 वर्ष 11 महीने 5 दिन लगे? तो लेट मी क्लियर यू वेरी वेल कि इसको बनाने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ध्यान रखना। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भाई तुम जानते हो हम अपना गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। हम क्या करते हैं? अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए इस दिन हम क्या करते हैं? अपना गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे कहते हैं। ये सब तो आप जानते हो। और अब आने भी वाला है ना जी? अब तो आने भी वाला है, बहुत करीब है। तो अब यहाँ से प्रश्न ये आ रहा है कि आप लोग जानते हैं कि भारत एक गणतंत्र है, लेकिन इसका मतलब क्या है? कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है।
हम ये कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार बना रहे हैं, वो ही सारे डिसीजंस ले रहे हैं, उन्हीं के थ्रू जो कानून है, नीति निर्माण प्रक्रिया है, वो पॉसिबल हो पा रही है। लेकिन क्या यहाँ पे सारे अधिकार जनता के पास है? तो भाई ऐसा तो नहीं है, सभी अधिकार जनता के पास नहीं है, क्योंकि अगर सभी अधिकार जनता के पास होंगे फिर सरकार किस लिए है? फिर तो जनता ही आपस में एक दूसरे से लड़ाई करेगी, भाई मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मैं बड़ा हूं, तू बड़ा है या छोटा है, कोई इस मामले में लड़ाइयां होंगी। तो सभी अधिकार जनता के पास नहीं है, ये पॉइंट कट। फिर है भारत में संसदीय शासन नहीं है। भाई भारत में तो संसदीय शासन ही है, जब आप डिटेल में वीडियो पढ़ोगे तो आप जानोगे, बट एटलीस्ट अगर आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो तो आपको तो ये बात पता ही होगी, आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, कि भारत में तो संसदीय शासन व्यवस्था ही है। तो भाई ये पॉइंट भी गलत। भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, भाई ये पॉइंट भी गलत। अब कौन सा ऑप्शन बचा? बचा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो यही बात तो सच है, भारत गणतंत्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वंश बाय वंश एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शासन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पहले के टाइम में हिस्ट्री में क्या होता था, अगर हम हिस्ट्री पढ़ें, पास्ट में जाके बात करें, एंशियंट टाइम्स में, वहां क्या होता था? वहां तो यही चीजें होती थी ना, कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऊंचे पद पर है, अगर राजा है तो उसी का बेटा राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा, चाहे वो कैपेबल ना हो, चाहे वो योग्य ना हो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है? कोई वंशानुगत शासन नहीं है, पूरी निर्वाचन प्रक्रिया होगी, उसके थ्रू ही किसी को चुना जाएगा। तो वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पे क्या चलता है? निर्वाचन प्रक्रिया चलती है, जनता के द्वारा जो उम्मीदवार है उनका चयन होता है, और उसी के बाद वो सरकार का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है जी, अब चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? सबसे पहली बात, ये संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। अब प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना को हम कहते हैं प्रियम्बल, या ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है कि संविधान के अंदर क्या क्या बातें हैं, ये उसका क्या है? एक फ्रेमवर्क है, हम कह सकते हैं। इसको प्रस्तुत किसने किया था? इसको प्रस्तुत किसने किया था? इसको प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। कहाँ पे? संविधान सभा में इसको प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था भाई? 13 दिसंबर 1946 में किया था। ठीक है, कब किया था? 13 दिसंबर 1946 में किया था। अच्छा जी, इसको अंगीकार का मतलब है इसको अपनाया कब गया था? तो इसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, अब सवाल क्या आ रहा है कि प्रस्तावना में 42वां एक संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो जब आपने अपना उद्देशिका वाला चैप्टर आप कंप्लीट करोगे तो आपको पता लगेगा। और जिसने वो वीडियो अभी देख ली है, जो जिसने भी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, वो लोग जानते हैं कि जो हमारा ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। वो 3 शब्द कौन से हैं? क्या वो समाजवाद है, ग्राम स्वराज है, पंथ निरपेक्षता है, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है? कौन से 3 वर्ड हैं वो? क्या आप लोग बताएंगे? भाई देखो, आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली यहीं से ही आपके पास आएंगे। डिटेल में पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि जिससे आपको सीरीज वाइज सीरीज चीजें क्लियर होती रहे। अब मैं सीधे सीधे आपके सामने क्वेश्चन रख दूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, तो तुम भी सोचोगे कि एक्चुअल में पहले बताओ तो कि प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तुत कब हुई थी, फिर संविधान संशोधन कब हुआ था। इसलिए मैं आपको यहाँ पे जितनी ज्यादा हो सके नॉलेज दे रही हूँ। बाकी डिटेल नॉलेज के लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अब बात है यहाँ पे वो कौन कौन से शब्द है। तो पहला शब्द है समाजवाद, ठीक है, एक शब्द है पंथ निरपेक्षता, और एक और शब्द क्या है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो अपना फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी कि वो 3 शब्द कौन से हैं? वो 3 शब्द हैं समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता मतलब हम किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं करते, हमारा भारत किसी पर्टिकुलर धर्म को सपोर्ट नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता और अखंडता यानी कि एकता। तो ये 3 शब्द जो हैं ये प्रस्तावना में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसके में ये बताया हुआ है कि हमारे संविधान किस अकॉर्डिंग वर्क करेगा, संविधान में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। प्रस्तुत किसने किया था? इसको प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद इसको संसद ने पूरा विचार करके
बहस करके और बातों में डिस्कशन करके कब अंगीकार किया, कब अपना लिया, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि देसी रियासतों के एकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका किसने निभाई। अब भाई देसी रियासतें क्या थी वो भी समझो। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC मींस ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि पहले के टाइम में, यानी आज से अगर मैं कुछ सालों पहले की बात करूं, उस टाइम में क्या था, हमारे देश में किसका शासन था भाई, अंग्रेजों का शासन था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन था तो एक तो वो करते थे प्रत्यक्ष रूप में शासन, यानी जो सीधे सीधे जो भी प्रांत अंग्रेजों के अंडर आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गए, वो क्या हुआ, वहां पे प्रत्यक्ष शासन हुआ। एक वो करते थे अप्रत्यक्ष शासन। ठीक है, अप्रत्यक्ष शासन कहां करते थे, वो देसी रियासतों में। यानी क्या किया, उस रियासत को, उस प्रांत को, वैसे तो राजा को दे रखा है कि भाई आप इसके ऊपर शासन व्यवस्था चलाओ, आप इसमें दिशा निर्देश बनाओ, आप सारे कानून बनाओ, सब चीज आप करो, लेकिन कहीं ना कहीं सब चीजों का बेनिफिट कौन ले रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है, ब्रिटेन की सरकार ले रही है। तो ये हम जब इस चैप्टर को डिटेल में आप लोग देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी दो तरीके से भारत में शासन कर रही थी। एक तो उसका प्रत्यक्ष शासन, जहां पे कौन थे इंक्लूडेड, जहां पे वो रियासतें थी या वो प्रांत थे जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। और दूसरी वो देसी रियासतें थी जहां पे वो अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे कि राजा जनता के ऊपर शासन कर रहा था, और राजा किसके अंडर था, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो जो ये देसी रियासतें हैं, ये उस टाइम पे कितनी थी, उस टाइम पे 600 थी। फिर क्या हुआ, तुम लोग ये भी जानते हो कि 1947 में भारत का विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद जब पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद लगभग मैं कह सकती हूँ कि 565 रियासतें बच गई, किधर, इंडिया में। एक एजम्पशन की 565 जो रियासतें हैं, अप्रोक्स इतनी रियासतें इंडिया में बची थी। अब इन रियासतों को क्या करना था, एकीकरण करना था, इनको भारत में मिलाना था। क्योंकि अगर मैं बात करूं 1947 का माहौल कैसा था, तो भाई उस टाइम एक तो अंग्रेज जा रहे हैं देश से, आजादी मिली, उसी टाइम पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और बहुत इजीली तो नहीं हुआ, पता नहीं कितने ही लोगों की जान गई, लोग इधर से उधर विस्थापन कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, उनको कोई स्थान नहीं मिल रहा। कई लोग तो यही कंफ्यूज हैं कि भाई वो भारत में है या वो उनकी सीमाएं पाकिस्तान में है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब इतने उस टाइम पे दंगे फसाद थे, इतना कह सकते हैं दुख दर्द वाला माहौल था कि उस टाइम पे कुछ चीजें क्लियर ही नहीं हो पा रही थी। ऐसी सिचुएशन में जो रियासतें थी, यानी जहां पे किनका, राजाओं का शासन था, वो क्या सोच रहे थे, चलो अब तो अंग्रेज चले गए, अब तो हम सीधे तौर पे क्या करेंगे, अपनी रियासत में शासन करेंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होता, अगर अलग अलग रियासत अपना अपना शासन करेगी तो क्या भारत एक हो पाएगा, नहीं। प्रेजेंट में क्या है, सभी जो रियासत है, सभी जो प्रांत हैं, मतलब जो भी क्षेत्र हैं, जो भी राज्य हैं, वो किसके अंदर आते हैं, वो भारत के अंदर आते हैं। लेकिन उस टाइम में क्या था, राजा सोच रहे थे अब तो अंग्रेज गए, अब सब चीजें हम अपने अंडर ले लेते हैं। ऐसे में किसने ऐतिहासिक भूमिका निभाई और जितनी भी रियासतें थी उसका भारत के अंदर विलय कराया, भारत में उसको मिलवाया। क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्या वो SK धार थे, या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, या वो महात्मा गांधी जी थे। तो भाई मैं आपको क्लियरली बता दूं, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, मेन भूमिका निभाते हुए सभी रियासतों का विलय भारत में करा लिया। ठीक है, ठीक है, और किस एग्रीमेंट के थ्रू कराया इन्होंने, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू इन्होंने क्या किया, एक ये एक्सेशन के थ्रू इन्होंने क्या किया, जितनी भी रियासतें थी उनका क्या करा लिया, ये एक विलय पत्र था, इसके थ्रू इन्होंने जितनी भी रियासतें थी उन सभी का एकीकरण भारत में करा लिया। सिर्फ 4 रियासतों के एकीकरण में दिक्कत आई, वो रियासतें कौन सी थी, वो रियासतें थी हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। तो इनके रियासतों के एकीकरण में क्या दिक्कत आई वो भी आप लोग जानोगे जब आप लोग डिटेल में वीडियो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में देखोगे। तो यहां से आप लोग समझ गए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही क्या की, एकीकरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर वो ऐसा नहीं करते तो क्या होता, उस समय देश टूट जाता, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान अलग हो चुका था, फिर बाकी भी देश छोटे 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 टुकड़ों में बढ़ जाता। तो ऐसा करने से रुकना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पे फिर एकता पे भी बात आती है। जो हमारी राष्ट्रीय एकता है वो कहीं ना कहीं कब रुकती है, जब क्षेत्रवाद की चीजें अगर आज भी उभरे,
कोई पर्टिकुलर क्षेत्र, कोई पर्टिकुलर राज्य बोले कि मुझको भारत से अलग होना है, तो कहीं ना कहीं वहां की जनता, वहां के नागरिक सफर करेंगे और ऐसे में राष्ट्रीय एकता रुक जाएगी, अवरोध बनेंगे उसके बीच में क्षेत्रवाद। अब चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में जो एक ही नागरिकता है, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भाई इसके लिए आप जब मेरा एक वीडियो लेक्चर देखोगे संविधान का स्रोत, वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमने क्या किया है। हमने टोटल 11 चीजों से 11 चीजें मैं लगा लो, जिसमें क्या है, एक तो 1935 का अधिनियम है। 1935 का अधिनियम क्या है भाई? तो ये अधिनियम के बारे में आप जानोगे जब आप मेरी क्लास 1 देखोगे, ठीक है। तो 1935 का जो अधिनियम है और 10 देश, यहां से हमने संविधान में बहुत सी चीजें ली हैं। जब संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा करके संविधान का निर्माण किया, तो उन्होंने बहुत सी चीजें दूसरे देशों के संविधान से ली। हालांकि उसको एज इट इज कॉपी नहीं किया, बल्कि उसमें बहुत से चेंजेस किए और भारत की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उन प्रावधानों को हमारे भारतीय संविधान में मिलाया। तो कहीं ना कहीं तुम लोग समझ गए कि भाई हमने क्या क्या चीजें कहाँ से लिए, वो भी हम उस वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप लोग जाकर के उसको देखिए, आपको क्लियर हो जाएंगी। अब बात आई जो एकरी नागरिकता है। एकरी नागरिकता का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति होगा वो कहाँ का नागरिक होगा? भारत का नागरिक। वो राज्य का नागरिक नहीं है भाई, ये बात ध्यान रखना, वो राज्य का नागरिक नहीं। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो उस देश में रह रहा है वो उस देश का भी नागरिक है, जिस राज्य में रह रहा है वहां का भी नागरिक है। भारत में एकरी या एकल नागरिकता पाई जाती है, यानी इसका मतलब है कि भारत में रहने वाला व्यक्ति केवल भारत देश का नागरिक है, वो किसी पर्टिकुलर राज्य का नागरिक नहीं माना जाएगा। अब बात ये आई कि जो ये व्यवस्था है ये भारत के संविधान में किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से या आयरलैंड से? भाई क्लियरली ध्यान रखना, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। इसके अलावा हमने बाकी जगहों से क्या क्या चीजें ली हैं ये भी आप लोग डिटेल में जानोगे हमारे उस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नागरिकता का वर्णन कहाँ पे है, तो भाई इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 के अंदर, जिसमें तुम ये भी जानोगे कि जो नागरिकता होती है वो कैसे प्राप्त की जाती है और उसको खोया कैसे जाता है, इसके बारे में भी तुम जानोगे। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि जो हमारी एकल नागरिकता है उसको क्या कहते हैं, जो हमने संविधान में वो प्रावधान कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। अब बात करूं अगले प्रश्न की। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? यानी कि जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं उनके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार है जो संविधान का आत्मा एवं हृदय कहलाता है? पहली बात तुमको पता है पहले कितने 7 मौलिक अधिकार थे? तुमको पता है पहले 7 मौलिक अधिकार थे, फिर एक संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटाते हुए, जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाते हुए हमारे कितने मौलिक अधिकार बचे? 6 मौलिक अधिकार, ठीक है। कौन कौन से? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक व्यवस्था का जो अधिकार है वो, और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है जी। और इसके अलावा एक कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारा टोटल 6 अधिकार है। अब इनमें से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान का आत्मा और हृदय की संज्ञा दी? क्या वो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? ऑप्शन A, B, C या D? तो भाई क्लियरली बताऊं आप लोगों को, वो ऑप्शन नंबर D है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सिर्फ कानून बना देना ही आज के लिए टाइम पे जरूरी नहीं है। अगर मौलिक अधिकार हमको दे दिए गए तो क्या उतना सफिशिएंट है? नहीं है भाई उतना सफिशिएंट। कब? जब इन मौलिक अधिकारों को नागरिकों तक पहुंचाया जाए तभी तो हम मानेंगे ना कि वाकई में चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं। अब अगर कोई कानून सरकार बना दे तो वो नागरिकों के लिए तब तक बेनिफिशियल नहीं है जब तक क्या हो, जब तक उस पर्टिकुलर अधिनियम को या उस पर्टिकुलर कानून को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो हमें मौलिक अधिकार तो दे दिए, लेकिन इन मौलिक अधिकारों की रक्षा का क्या उपाय है? अगर इनका हनन हो जाए या इनको कोई उल्लंघन करे उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, जो क्या कहता है, जो ये कहता है कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट
यानी कि हमारा उच्चतम न्यायालय, और आर्टिकल 226 के तहत हमारा हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। तो कोई भी व्यक्ति कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। इस केस में जो हमारी कोर्ट है क्या करेंगी, वो एक रिट जारी करेंगी और उस पर्टिकुलर व्यक्ति को या सरकार को यह आदेश जारी होगा कि भाई जिसके भी मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वो ऐसा ना हो, वो वहीं रुके और सबको उनके मौलिक अधिकार मिले। ठीक है, इसी वजह से इसको संविधान का आत्मा और हृदय की संज्ञा दी गई है। इसके बाद बात करेंगे हम अपने अगले प्रश्न की, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। अब भाई नीति निर्देशक तत्व क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है जी, क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसका वर्णन कहाँ पे है, तो भाई इसका वर्णन है हमारे भाग 4 में। कहाँ पे वर्णन है, भाग 4 में वर्णन है, आर्टिकल 36 से 51 में है। ठीक है, ये बात तो ध्यान रखना। अब बात है कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था हमारा 1976 में, इसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कौन सी ऐसी बात है जो नहीं जोड़ी गई थी उस टाइम पे। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, की भाई शोषण से बच्चों की और वयस्कों की सुरक्षा की जाए, क्या ये प्रावधान था वो। ठीक है, या फिर समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह उद्योगों के प्रबंधन में, कि भाई पूरा पूरा न्याय मिले और साथ ही साथ फ्री में कानूनी सलाह भी किनको दी जाए, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, क्या ये प्रावधान था। समान आचार संहिता, क्या ये प्रावधान था, या श्रमिकों की भागीदारी। तो भाई तुम ध्यान रखना, समान आचार संहिता इसका सही ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि जो ये हमारी समान आचार संहिता है, ठीक है, ये इसके अंदर नहीं जोड़ी गई थी। ठीक है जी, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसके तहत कौन से अनुच्छेद आते हैं, इन सभी के बारे में तुम जानोगे। बस मोटे तौर पे मैंने बता दिया कि अनुच्छेद 36 से 51 में ही इसका वर्णन है। अब चले हम अपने अगले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ध्यान रखो, अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हो और आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक का वर्णन संविधान के किस भाग में है और किस आर्टिकल में है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने एक मैचिंग दी हुई है जिसमें संविधान के आप भाग लिखे हुए हैं और उसके सामने उसका विषय लिखा हुआ है। आपको बताना है कि भाई क्या इस भाग में इस विषय की बात हुई है। जैसे संविधान के भाग दूसरे में नागरिकता की बात हुई है, यानी कि सिटीजनशिप की बात हुई है। किसकी बात हुई है भाई, भाग 2 में बात हुई है सिटीजनशिप की। क्या ये बात सच है, तो बिल्कुल ये बात सच है और हमारे आर्टिकल 5 से 11 के तहत हुई है। नेक्स्ट है भाग 3 में मौलिक अधिकारों की यानी फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है, तो क्या ये बात सच है, तो भाई बिल्कुल ये बात भी सच है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है और कौन से अनुच्छेद के तहत है, तो भाई 12 से 35 के तहत है। अच्छा, अब हमारे भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। तो बिल्कुल है जी, ये बात भी सही है। कौन से अनुच्छेद के तहत है, 36 से 51 के तहत है। तो अब ऑप्शन में कौन सा बचा, भाग 5 में मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये कितनी है भाई, ये टोटल 11 है। अब ये क्या है, बेशक नागरिकों को मौलिक अधिकार संविधान प्रदान करता है, लेकिन बदले में संविधान क्या अपेक्षा करता है कि नागरिक कुछ बेसिक मौलिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। ठीक है, हालांकि उनके लिए बाध्य नहीं है, लेकिन उनको करने चाहिए क्योंकि वो क्या है, भारत के नागरिक हैं। ठीक है जी, अब वो कितनी है टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज, 11। लेकिन इसका वर्णन भाग 5 में नहीं है, क्योंकि भाग 5 में तो हमारी संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, जिसके तहत हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके मंत्री परिषद और महान्यायवादी ये सब आते हैं। तो भाई इसका वर्णन कहाँ पे है मूल कर्तव्यों का, तो भाई पहले संविधान में इसका वर्णन नहीं था, फिर संशोधन करके आया भाग 4 क में, और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 51 क। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पे करेक्ट है। आप चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। राष्ट्रपति की जो पोस्ट है जिसकी भी हम बात कर रहे थे कि भाई
भाग 5 में हमारी संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका के बारे में हमारे संविधान के भाग 5 में बताया हुआ है, जिसके तहत हमारा कौन आता है, राष्ट्रपति भी आता है। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने आपको बताया उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है 52 से 78। ठीक है जी। तो अब इसके बारे में बात हो रही है कि जो राष्ट्रपति हैं ये क्या माने जाते हैं, देश के सर्वोच्च नागरिक, यानी देश के पहले नागरिक ये माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं, ये सर्वोच्च नागरिक माने जाते हैं हमारे देश के। प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो प्रेजेंट टाइम में है द्रौपदी मुर्मू। प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो हमारे भारत की क्या है, राष्ट्रपति हैं। अब बात हो रही है कि इनका जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होता है, क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है इनका, तो बिल्कुल भी नहीं, इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसका होता है, लोकसभा का और विधानसभा का। तो फिर ऑप्शन है आनुपातिक मत प्रणाली, क्या इसके द्वारा इनका निर्वाचन होता है, तो भाई इसके द्वारा भी नहीं होता। खुला बेल्ट प्रणाली, इसके द्वारा भी नहीं होता। किसके द्वारा होता है इनका, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी सभी जो व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोट देंगे, उनके वोट की एक समान वैल्यू होगी, उसके द्वारा इनका मत निकाला जाएगा, जिसमें भी जो कुल निश्चित मत है वो कैसे आएंगे, कुल मत कैसे आएंगे भाई, यहाँ पे 1+1 जब 2 करके हम लोग मत निकालेंगे, जो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब आप डिटेल वीडियो को देखोगे। तो यहाँ पे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ही हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसी राष्ट्रपति वाले टॉपिक में तुम जानोगे कि भाई इनका कार्यकाल कितना रहता है, इनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, जैसे आपातकाल लगाने की शक्ति इनके पास है, और ये काफी बहुत सारे अधिकारियों की नियुक्ति भी करते हैं। इनके पास क्या क्या अधिकार और है इसके बारे में भी आप लोग जानोगे। अब हम आगे अपने अगले प्रश्न में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। उपराष्ट्रपति का वर्णन किधर है भाई, वही बात आ गई, आर्टिकल है भाग 5 के बीच में है। भाग 5 में क्या संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये दूसरे नागरिक माने जाते हैं हमारे भारत के। अब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भाई, तो आप लोग बताएं, क्या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, आप लोगों को क्या लगता है, राजीव कुमार, अमित शाह या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। तो ध्यान रखना भाई, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ही थे जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अब भाई इनका चुनाव किस प्रकार होता है, इनका कार्यकाल कितना रहता है, 5 ईयर्स का कार्यकाल इनका रहता है। ठीक है। इनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, इन सभी के बारे में जब आप वीडियो लेक्चर में जाओगे तो आपको डिटेल में पता लगेगा। इसके बाद हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित ही नहीं हुए। अब यहां से पहली बात है कि प्रधानमंत्री की जो बात है वो संविधान में भाग 5 में ही हुई है। ठीक है। आर्टिकल कौन सा, 78 में हुई है। प्रधानमंत्री को हम क्या कहते हैं कि भाई ये वास्तविक अधिकारी है या वास्तविक शक्तियां इसी के पास हैं। कैसे, वो ऐसे भाई कि कहने को तो हम कहेंगे कि राष्ट्रपति के पास सभी शक्तियां हैं, लेकिन राष्ट्रपति जितने भी कार्य करेगा वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, एक नाम मात्र का अधिकारी है और सारी वास्तविक शक्तियां किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है। कार्यकाल कितना रहता है, 5 साल का। कुछ योग्यताएं होती हैं और क्या क्या शक्तियां होती हैं, इन सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेनली ये क्या होता है, ये मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अगर भाई ये त्याग पत्र दे देगा तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, लेकिन मंत्रिपरिषद का कोई व्यक्ति अगर त्याग पत्र दे, कोई मंत्री त्याग पत्र दे, तो फिर मंत्रिपरिषद वैसे की वैसे ही मेंटेन रहती है। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री ऐसे कौन से हैं जो कभी संसद में उपस्थित ही नहीं हुए। ठीक है। अब अगर बात करूं संसद क्या है, तो भाई संसद के अपने 3 अंग के बारे में आप पढ़ोगे, कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी उसी का अंग माने जाते हैं। हालांकि वो कभी प्रेजेंट नहीं होते संसद में, बट अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बिठानी है, मतलब दोनों सदनों को बुलाकर के कार्यवाही करनी है, तो वो कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भाई कौन से प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो कभी भी संसद में उपस्थित ही नहीं हुए अपने कार्यकाल के दौरान। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, क्या वीपी सिंह जी हैं या चौधरी चरण सिंह जी हैं। तो भाई ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, चौधरी चरण सिंह जी हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो
छोटी मोटी चीजें थी जो बताने जैसी थी, वो तो मैंने बता दी। बाकी डिटेल वीडियो आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन में देखना। अब आ गए हम अगले प्रश्न पे कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। भाई लोकसभा क्या है, संसद का ही एक पार्ट है, संसद के सदन ही है लोकसभा। देखो संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है, उनका निर्वाचन होता है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के अकॉर्डिंग। अब ये क्या होता है भाई, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र यानी जितने भी क्षेत्र हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको बांट दिया जाएगा निर्वाचन क्षेत्रों के अकॉर्डिंग, और फिर वहां से एक एक सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा यहाँ पे जनता द्वारा, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के द्वारा। ठीक है, तो ये तो बात होगी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की। इनका कार्यकाल कितना रहता है, 5 साल का इनका कार्यकाल रहता है। ये अस्थायी अंग है, यानी कि ये भंग होगी तो भाई एक साथ भंग होगी, जबकि जो राज्यसभा है वो क्या है, स्थायी अंग है, क्योंकि इसके क्या होते हैं 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब जो ये लोकसभा है इसमें जो प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ पे कौन थी, क्या वो विजय लक्ष्मी थी, सुजाता कृपलानी थी, पंडित तारकेश्वरी थी या मीरा कुमार थी। क्या लगता है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो भाई देखो ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये जो डेटा है कि भाई प्रथम कौन था, प्रेजेंट में कौन है, वो तो भाई वैसा ही, प्रथम वाला तो वैसे ही रहने वाला है, प्रेजेंट वाला भी एक टाइम पीरियड के बाद ही चेंज होगा, लेकिन इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन है जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अब राज्यपाल यानी कि गवर्नर, तो भाई ध्यान रखो इसका वर्णन कहाँ आता है, राज्य की कार्यपालिका में इसका वर्णन आता है, राज्य की कार्यपालिका में ही इसका वर्णन आता है। ठीक है जी, अब बात आई कि जिस प्रकार केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की है वही सेम स्थिति राज्य में राज्यपाल की है। ठीक है, तो इसके पास सभी शक्तियां हैं, लेकिन आपातकालीन शक्तियां ये राज्यपाल के पास नहीं है। अब हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, फिर उसका क्या रहेगा कि वैसे ही सेम जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री है, राज्य में मुख्यमंत्री होगा और उसकी मंत्रिपरिषद। तो मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी उसी के अकॉर्डिंग राज्यपाल सभी निर्णयों को लेगा। तो जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, अब केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या है, तो भाई अगर शॉर्ट में जाने तो जो मंत्रिपरिषद होती है इसके भी आगे 3 अंग होते हैं। मंत्रिपरिषद क्या, जो मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो जो मंत्रिपरिषद है उसके भी 3 अंग होते हैं, एक होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। तो राज्य मंत्री और उप मंत्री का तो काम क्या है, कैबिनेट मंत्री को सहयोग देना, लेकिन कैबिनेट मंत्री के पास केंद्र सरकार के सारे ही महत्वपूर्ण मामले होते हैं और कैबिनेट मंत्री मिलकर के क्या बनाते हैं, मंत्रिमंडल बनाते हैं। ये कितने होते हैं, सदस्य संख्या इनकी 15-20 होती है। तो वो पूछ रहे हैं क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी केंद्र का जो मंत्रिमंडल है क्या वो नियुक्ति करता है भारत में जो राज्यपाल होते हैं उनकी। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई है। अब भाई मैंने आपको बता दिया कि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और उसके मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद का वर्णन है। ठीक है, अब प्रश्न है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री आई। क्या वो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है या दिल्ली है। तो भाई ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। क्या करेक्ट है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे इसका वर्णन होगा, राज्य की कार्यपालिका में ही इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार केंद्र में स्थिति पीएम की है वही सेम स्थिति यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की है। तो उत्तर प्रदेश में ही पहली महिला मुख्यमंत्री हुई है। भाई जो पहली बार हो चुका है, जो प्रथम था भाई वो तो आप लोग ध्यान रख लो जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। अब चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि पंचायत और नगर पालिका के संबंध में भारत के संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया। अब पंचायत और नगर निगम क्या है भाई, पहले 2 लेवल पे सरकार होती थी, केंद्र और राज्य सरकार। पहले क्या होता था, 2 लेवल पे सरकार होती थी, केंद्र और राज्य सरकार। फिर क्या हुआ, फिर तीसरे लेवल पे पंचायत और नगर निगम का गठन हुआ। ठीक है जी, किस लिए, जिससे स्थानीय स्वशासन को हम लोग मजबूत करें
और उस दौरान भारत के संविधान में इनका वर्णन कब आया? क्या इनका वर्णन 1991 में आया, 1995 में आया, 1993 में आया या 2001 में आया? तो ध्यान रखना, इनका जो वर्णन है भारत के संविधान में वो 1993 में आया। इसमें क्या किया गया, गांव के लेवल पे भी और शहरों में भी क्या किए गए, छोटे छोटे निकाय बनाए गए जो शासन व्यवस्था को चलाएं, जिससे क्या हो सके, शॉर्ट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे भी शासन व्यवस्था पहुंचाई जाए, नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए, नागरिकों को फैसिलिटीज दी जाए। अब इनका निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन सी शक्तियां इन्हें मिलती हैं, सभी के बारे में जानेंगे। जिसमें आप लोग जानोगे कि पंचायत में क्या है, बहुत सी समितियां आई जिन्होंने अपने अपने अलग अलग तरीके से प्रावधान दिए, रिपोर्ट्स दी, जिसके द्वारा क्या किया जाए, पंचायत को मजबूत बनाया जाए। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन की संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? क्या सर्वोच्च न्यायालय को है, राष्ट्रपति को है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है, या लोकसभा के अध्यक्ष को है? तो भाई संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार हमारे सर्वोच्च न्यायालय को है। इस और एक बात ये क्या है, ये अपील का भी अंतिम न्यायालय है। ये क्या है, ये अपील का अंतिम न्यायालय है। क्यों है वो भी जान लो, क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अंडर में क्या है, उसके अंडर में हाई कोर्ट है, यानी हमारा उच्च न्यायालय, और हाई कोर्ट के अंडर में क्या है, सुबॉर्डिनेट कोर्ट है। ठीक है, यानी हमारे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति है जिसको कोई समस्या है और उसको न्यायालय जाना है अपने न्याय के लिए, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय। अगर वो वहां के फैसलों से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, फिर वो कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट। और अगर वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो उसके पास लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए ये अपील का अंतिम न्यायालय माना जाता है। और संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को ही है। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे कि प्रेजेंट में भारत में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? अगर मैं बात करूं प्रेजेंट में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, तो क्या ये 24 है, 25 है, 20 है या 23 है? तो भाई ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम में कितनी है, 25 है। एक चीज और भाई, वैसे तो हर राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन हमारी जो पार्लियामेंट है, यानी जो हमारी संसद है, उसके पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, एक से ज्यादा राज्यों में, मतलब एक से ज्यादा राज्यों में या एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेशों की मिलाकर के एक हाई कोर्ट बना सकती है। प्रेजेंट टाइम में कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 हैं। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जो लोकपाल और लोकायुक्त है, इनकी स्थापना का सुझाव किसने दिया था? भाई अब पहली बात, लोकपाल क्या है? तो लोकपाल जो है वो केंद्र सरकार के लिए है। लोकपाल किसके लिए है भाई? केंद्र सरकार के लिए है। और अगर बात करूं लोकायुक्त किसके लिए है, तो जो लोकायुक्त है राज्य सरकार के लिए है। ठीक है जी। अब बात ये आई कि जो लोकपाल और लोकायुक्त है, इसकी जो है, जो ये डेजिग्नेशन है, ये क्यों बनी? भ्रष्टाचार रोकने के लिए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना हुई, जिसमें लोकपाल केंद्र के लेवल पे और लोकायुक्त क्या करेगा, राज्य के लेवल पे चीजों को संभालेगा, जिससे नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित हो सके। अब भाई इस पोस्ट के लिए जो कौन सा आयोग है जिसने सिफारिश की, क्या वो आयोग सरकारी आयोग है, प्रशासनिक सुधार आयोग है, विधि आयोग है या ठक्कर आयोग है? तो भाई ध्यान रखना, वो कौन सा आयोग है भाई, वो प्रशासनिक सुधार आयोग है। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तीन है, यानी कि जो हमारे कॉम्प्ट्रोलर है, और ठीक है जी, तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? भाई इसके बारे में आप लोग डिटेल में जानोगे कि इस पद के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, क्या कार्यकाल होना चाहिए, और साथ ही साथ इनके पास कौन कौन सी शक्तियां उपलब्ध हैं। लेकिन अभी बात हो रही है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस पोस्ट के बारे में बात है, या इस पोस्ट का प्रावधान है, इस पोस्ट की नियुक्ति के बारे में। क्या वो अनुच्छेद 146 है, अनुच्छेद 147 है, अनुच्छेद 148 है या अनुच्छेद 149 है?
तो ध्यान रखना वो कौन सा अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद 148 है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि जो हमारा 12वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे। अब वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन। अब भाई ये करेगा क्या, ये वित्त संबंधित मामलों में सलाह देगा। किसको, इसकी जो सिफारिशें हैं वो किसके पास जाएंगी, राष्ट्रपति के पास। किसके पास जाएंगी भाई, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के पास जाएंगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये क्या है, सलाहकारी प्रवृत्ति का है। क्या है ये, सलाहकारी प्रवृत्ति का है, यानी कि इसकी जो सिफारिश है वो सरकार के लिए बाध्य नहीं है। इसकी जो सिफारिश है वो सरकार के लिए बाध्य नहीं है, यानी सरकार चाहे तो इसे मान सकती है, चाहे तो ना माने। तो ये वित्त आयोग के बारे में बात है। इसके अलावा इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 इसके सदस्य भी होते हैं। अब भी बात आ रही है कि जो 12वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, क्या वो MM खुसरो थे, केसी पंत थे, मोन्टेंग सिंह थे या सी रंगराजन थे। तो ध्यान रखना भाई वो ऑप्शन नंबर इस रंगराजन थे। इसके अलावा वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल क्या रहता है, क्या क्या काम वो करते हैं, क्या शक्तियां उनके पास होती हैं, ये सब आप कहाँ जानोगे, ये सब आप जानोगे मेरी डिटेल वीडियो में। जब आप भव्यम क्लासेस डेली के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लोगे, वहां पे आपको डिटेल कोर्स के अंदर ये बारे में, इस टॉपिक के बारे में जानने को मिलेगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की कि केंद्र और राज्य के जो संबंध है, यानी जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हैं, उसके बीच जो शक्तियों का वितरण है वो भारत के संविधान की 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। तो जब आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ोगे तो आप जानोगे उन 3 सूची के बारे में, कौन कौन सी। एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। भाई ये 3 सूची से हमें पता लगता है क्या कि केंद्र और राज्य के मध्य क्या संबंध है, जिसमें संघ सूची पे अधिकार किसका है, संघ सरकार का है, कि भाई जो संघ सरकार है वो इसके ऊपर निर्णय लेगी। राज्य सूची के लिए राज्य सरकार लेगी और समवर्ती सूची पे दोनों लेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन कौन है, यहाँ पे मेन है केंद्र, यानी ज्यादा प्रेफरेंस केंद्र के पास है। इसके अलावा कुछ और मामले भी हैं जो किसमें अवशिष्ट मामलों में आए हैं और इसके ऊपर निर्णय कौन लेगा, केंद्र लेगा। तो जब आप केंद्र और राज्यों के संबंधों को जानोगे तो आप देखोगे कि केंद्र के पास ज्यादा प्रेफरेंसेस हैं और केंद्र को ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। तो भाई जो ये 3 सूचियां हैं ये जो प्रस्तुत होती हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशंस है, ये कौन से 2 अनुच्छेद में इनका वितरण आपको मिलता है, यानी केंद्र और राज्य के बीच में जो पावर्स बटी हुई हैं वो उसका जो वर्णन है वो कौन से 2 अनुच्छेद में आपको मिलता है। क्या वो आर्टिकल 245 और 246 है, आर्टिकल 56, 57 है, आर्टिकल 4 और 5 है, या आर्टिकल 12 और 13 है। तो भाई ध्यान रखना वो आर्टिकल आपका 245 एंड 246 है। ठीक है जी, बहुत अच्छे से ध्यान रखना वो कौन सा है, वो आपका 245 और 246 है, क्योंकि हमारे आर्टिकल 52 से 78 में तो संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, जिसके अंदर सीधे तौर पे हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इन सबका वर्णन है। तो भाई केंद्र राज्य संबंध की तो बात ही नहीं आई। अब अनुच्छेद 4 में और 5 में क्या है, तो देखो 1 से 4 में क्या है, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात हुई है। 1 से 4 के तहत तो यूनियन टेरिटरी के बारे में बात हुई है। 5 से 11 में सिटीजनशिप है, तो इसके अंदर भी केंद्र राज्य संबंध नहीं है। फिर बात आई अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है, तो भाई इसके अंदर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में बताया हुआ है। तो अगर आपको ये भी पता है कि बाकी सब में क्या क्या चीजें बताई हैं, तो आप इजीली तब भी बता दोगे कि हाँ भाई हमारे अनुच्छेद 245 और 246 में ही केंद्र और राज्य के संबंध में जो सूचियां हैं उनका वर्णन है। ठीक है, अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि जो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे। ठीक है, अब चुनाव आयुक्त का क्वेश्चन आया है तो सिंपल सी बात, ये लोग बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग की। अब भाई ये क्या है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भारत के अंदर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए ही इसका गठन हुआ था। जब हमें 1947 में आजादी मिली, जब 1947 में हमें जब फ्रीडम मिली, 1950 में इसका क्या हुआ, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, यानी कि इसकी स्थापना हुई इलेक्शन कमीशन की। और 1952 में क्या हुआ, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। ठीक है भाई,
अब बात आई इसका गठन किस लिए हुआ है। इसका गठन हुआ है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भारत के अंदर हो सके। तो ये क्या करता है, ये पूरी चुनाव प्रक्रिया को मेंटेन करता है, उसको पूरी तरीके से देखता है कि किस प्रकार से चुनाव की घोषणा हो, फिर जो उम्मीदवार है वो अपना नामांकन कैसे भरेंगे, ठीक है, उसके बाद उनको किस प्रकार वो चुनाव प्रचार करेंगे, उनको चुनाव चिन्ह कब दिए जाएंगे, फिर बात होती है कि मतगणना, पहले मतदान कब होगा, फिर मतगणना कब होगी, फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये सारी प्रक्रिया किसके अंडर में होती है, इलेक्शन कमीशन के अंडर में होती है, जिसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं भाई, 3 मेंबर्स होते हैं। तो बात ये आ रही है कि जिसमें 3 मेंबर्स में क्या होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे ये कौन थे, क्या अजय भाद थे, सुकुमार सेन थे, राजीव कुमार थे या अरुण गोयल थे। तो भाई ध्यान रखना ये ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन ही थे। अब प्रेजेंट में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये राजीव कुमार जी है। ये कौन से नंबर के हैं, ये 25वें नंबर के हैं। अच्छा भाई जो बाकी के 2 मुख्य चुनाव आयुक्त है ये कौन है, ये क्या है, ये अन्य चुनाव आयुक्त है। कौन, अरुण गोयल। और एक और है ना, क्योंकि मैं बता रही हूँ 3 मेंबर बॉडी है, तो एक तो अरुण गोयल है और दूसरे कौन है, तो दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। तो ये 3 मेंबर बॉडी आपको अभी प्रेजेंट में कौन है ये भी पता लग गया। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, वो सुकुमार सेन थे। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंदर कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा है, कितने प्रकार के आपातकाल की सूचना है। ये कह लो कि भाई जो हमारा भारत का संविधान है इसमें कितने प्रकार के आपातकाल की बात हुई है। जब आप अपने टॉपिक पढ़ोगे ना आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजंस, तो वहां पे आप इसके बारे में जानोगे। अब बात क्या आई है, अब बात यह आई है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात हुई है, 2, 3, 4 या 1। तो भाई ध्यान रखना 3 प्रकार के आपातकाल की बात हुई है। सबसे पहले आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि मंत्रिपरिषद इस बारे में आपातकाल लगाने के बारे में राष्ट्रपति को लिखित में देगी। मंत्रिपरिषद यहाँ पे लिखित में देगी तभी आपातकाल लगेगा, ठीक है। अब वो कौन से 3 केसेस हैं जब आपातकाल लगेगा, क्योंकि हमने बात करी 3 है। तो एक तो है राष्ट्रीय आपात। पहला क्या है भाई, राष्ट्रीय आपात, यानी कि जब राष्ट्रपति को लगे कि हमारे भारत देश में या किसी राज्य में विद्रोह हो रहा है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई होने वाली है, उस केस में क्या लग सकता है, राष्ट्रीय आपात लग सकता है। अगर इसके बाद आता है एक राष्ट्रपति शासन। ये क्या होता है, अगर किसी राज्य के जो राज्यपाल है, मैंने तुमको बताया केंद्र में राष्ट्रपति होगा, राज्य में राज्यपाल। तो अगर किसी राज्यपाल को लग रहा है कि मेरे राज्य में संविधान के अकॉर्डिंग कानून नहीं बन पा रहे, नियम नहीं बन पा रहे, उस केस में क्या होगा, वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति को इस बारे में सूचित करेगा और वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। फिर जो सारे अधिकार हैं राज्यपाल के, वो राष्ट्रपति के पास आ जाएंगे और वहां पे सारे अधिकार कौन बनाएगी, संसद बनाएगी। तो ये हो गया राष्ट्रपति शासन। अब तीसरा आया वित्तीय आपातकाल, यानी जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे। तो भाई ये तो कभी हमारे देश में लगी ही नहीं है। जब हमारा 1991 की अगर बात करूं उस टाइम पे, क्योंकि हम लोगों ने क्या डिसाइड कर रखा था उस टाइम पे कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं, हम यहीं पे चीजें बनाएंगे, खुद ही यूज करेंगे। तो उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना होने की वजह से जो हमारा लेन देन है कम हो गया था, फंड कम हो गया था, ऐसे में भारत को आईएमएफ से लोन भी लेना पड़ा था। उस केस में भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं लगाया गया था। तो वित्तीय आपातकाल कभी लगा नहीं है, बट 3 केसेस हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित है जिसके थ्रू भारत में आपातकाल लग सकता है। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा आयोग, हिंदी में बात करूं तो संघ लोक सेवा आयोग, भाई ये क्या करता है, ये जो सिविल सर्विसेज होती है उसके एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। क्या करता है भाई, एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। अब बात हो रही है कि जो ये संघ लोक सेवा आयोग है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है। यूपीएससी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है इनका नाम क्या था, शीला दीक्षित, मार्गरेट अल्वा, रोज मैथ्यू या वीणा मजुमदार। तो ध्यान रखना रोज मैथ्यू जो है यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अच्छा अभी प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में कौन है, तो ध्यान रखना प्रेजेंट में है डॉक्टर मनोज सोनी, जो क्या है यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। ठीक है जी। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न पे। यूपीएससी के बारे में भाई
ये एग्जाम्स तो कंडक्ट कराते हैं, बट इनका कार्यकाल क्या रहता है, क्या शक्तियां इन्हें मिलती है, ये सब आप कहाँ जानोगे? ये सब आपको मिलेंगे मेरे डिटेल्ड वीडियो कोर्स में। आप भव्यम क्लासेस दिल्ली के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको मेरा ये डिटेल्ड कोर्स देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो हमारा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि अगर कोई धन विधेयक यानी मनी बिल, भाई विधेयक क्या होता है? जब वो प्रस्ताव के रूप में संसद में आएगा तो वो क्या है? वो विधेयक है। जब उसको दोनों सदनों में पारित कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाएगी, तो वो कानून बन जाएगा। तो जब कोई धन विधेयक अगर लोकसभा उसको स्वीकृत कर दे, क्योंकि वो लोकसभा के में ही प्रस्तुत हो सकता है, क्या? मनी बिल। तो अगर उसको लोकसभा स्वीकृत कर दे तो राज्यसभा उसे कितने दिन तक हद से हद रोक सकती है? तो ध्यान रखना, मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश होता है और राज्यसभा उसको मना नहीं कर सकती, उसमें संशोधन के लिए कह सकती है, लेकिन वो लोकसभा माने या ना माने उसकी मर्जी है, और उसको अस्वीकार तो कर ही नहीं सकती, बस उसको रोक सकती है। तो वो डेज पूछ रहे कितने दिन तक रोक सकती है? 6 महीने तक, 4 महीने तक, 14 दिन तक या 1 महीने तक? तो ध्यान रखना भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, 14 दिन तक। और ये भी ध्यान रखना, सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है, लोकसभा में ही पेश होगा। ये बात भी आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है जी। तो यहां पे हमारे टोटल 25 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं, जिसके बहुत हाईली चांसेस हैं आपके जनरल जीटी पॉलिटी में आने के। आपके जनरल टेस्ट जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसमें इन क्वेश्चंस के आने के बहुत हाईली चांसेस हैं। अब जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भव्यम क्लासेस दिल्ली के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको आपके सीयूटी के रिगार्डिंग जितने भी सब्जेक्ट कोर्सेज हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी जीटी हो, या फिर इनके डोमेन सब्जेक्ट्स हो, सभी की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।